हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हमें बात करनी है स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे, फिर हम नेशनल न्यूज़ पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी हैं न्यूज़ में, उनके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कल मैंने एक लास्ट मंथली कंपाइलेशन अपलोड किया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने मार्च मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जैसे कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुई है या फिर सी डिफेंडर एक्सरसाइज हुई है, उन सब के बारे में बताया था। इसके अलावा जो भी साइंस टेक से रिलेटेड न्यूज रही हैं पर्टिकुलर मंथ मार्च में, वो भी मैंने डिस्कस किया। और थर्ड सेगमेंट था बैंकिंग। सो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज रही है मार्च में, वो भी मैंने डिस्कस की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट में कंप्लीट मार्च मंथ का कंपाइलेशन देख सकते हैं। सारे के सारे पार्ट मार्च मंथ के कंप्लीट कर दिए गए हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और ये सुबह 8 बजे होता है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247 और आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मंथली कंपाइलेशन है, वीकली करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स है, इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल संडे है भाई साहब, तो कल संडे को करंट अफेयर्स तो नहीं होगा, पर संडे को वीकली करंट अफेयर्स होगा। और वीकली करंट अफेयर्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? क्विज डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा, ठीक है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया फिनिशेज Asian Wrestling Championship 2024 with 9 medals. Recently Asian Wrestling Championship 11 of अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में किर्गिस्तान में हुई थी। इंडिया के टोटल 30 एथलीट मेन एंड वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। इन 30 लोगों में से 9 मेडल हमको मिले हैं। इनमें आपको 4 सिल्वर मेडल देखने को मिल जाएंगे एंड 5 आपको ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएंगे। तो 9 मेडल हैं। गोल्ड है क्या? नहीं है। सिल्वर है क्या? हाँ है, 4 है। ब्रोंज है क्या? हाँ, 5 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको इन 9 लोगों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन एक प्लेयर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और वो है इंडियन रेसलर जिनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल एकमात्र ऐसी रेसलर बन गई है जिन्होंने इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक कोटे को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अमंग्स द इंडियन रेसलर ओनली अंतिम पंघाल हैज सिक्योर अ कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024, इसलिए आपको इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी एक सेरेमनी हुई थी पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 इन जर्मनी। तो यहाँ पर GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड जीता है इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और ये अवार्ड किसने दिया है? बाय द स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स क्या है? स्काई ट्रैक्स एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट एयरलाइंस और एयरपोर्ट का असेसमेंट करती है, उनको 1 से लेकर 5 तक अलग अलग पैरामीटर पे रेटिंग करती है और उसके बाद ये असेसमेंट किया गया है। और स्काई ट्रैक्स ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड किसे दिया है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है, इंडिया और साउथ एशिया एरिया के लिए। ठीक है, चलिए अगली जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, विच इज WCCI। ये क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, जिसका फॉर्मेशन 1964 में कर दिया गया था और हेडक्वार्टर आपको इसका कुवैत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बॉडी क्या करती है? ये अलग अलग देशों की अलग अलग शहरों में जाती है, वहां पर देखती है कहाँ पर आर्टिस्ट है, कहाँ पर क्राफ्ट वर्क हो रहा है। उन शहरों को, उन सिटीज को आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करने के बाद इन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की लिस्ट में डेजिग्नेट करती है या फिर इंक्लूड करने का काम करती है। तो अभी देखिएगा, कुवैत से ये 3 मेंबर का एक ग्रुप आया हुआ था और इस 3 मेंबर के ग्रुप का जो हेड था उनका नाम था साद अल कुदमी। और इन्होंने श्रीनगर विजिट किया, वहां देखा यार आर्टिस्ट तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पश्मीना शॉल्स बना रहे हैं, और अलग अलग आर्टिस्ट का वर्क इन्होंने देखा और यहाँ डिसाइड किया कि इंडिया की जो सिटी है श्रीनगर, उसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, तो श्रीनगर इज अंडर कंसिडरेशन बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल टू बी डेजिग्नेट एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। क्लियर इतनी चीजें? अब श्रीनगर
का इतिहास अगर देखो तो श्रीनगर इसके पहले यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी इंक्लूड हो चुका है। अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या होता है? तो बेसिकली ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन ये अलग अलग आर्ट वर्क, म्यूजिक, अलग अलग कैटेगरीज में जो सिटीज है उनको आइडेंटिफाई करती है। अभी फिलहाल यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में टोटल 295 सिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई सिटी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इंक्लूड हो जाती है, इसका ये मतलब है कि उसको इंटरनेशनल फंडिंग मिलेगी, वहाँ के जो आर्ट वर्क हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा, ये सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कुछ समय पहले श्रीनगर को डेजिग्नेट किया था क्रिएटिव सिटीज फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए। ठीक है, डन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एकमात्र शहर है श्रीनगर क्राफ्ट की कैटेगरी में जिसको इंक्लूड किया गया। ये सेकंड नंबर की इंडियन सिटी है। इसके पहले जयपुर को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो यूसीसीएन मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में भारत के अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है, अलग अलग शहरों को इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर को तो क्राफ्ट में कर लिया, वैसे ही जयपुर को भी क्राफ्ट में कर लिया 2015 में। मुंबई को इंक्लूड किया है फिल्म सिटी में 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी 2019 में, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक एंड वाराणसी को भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में इंक्लूड किया है 2017 एंड 2015 में। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं AFMS के बारे में। ये क्या है? आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। 1948 में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो AFMS ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है फॉर सोल्जर्स हेल्थ टेक इन द टफ टरेन। यहाँ पर जो हमारे रिमोट एरिया में सोल्जर्स काम करते हैं, ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, उनको भी तो कई सारे हेल्थ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हमारे मतलब कह सकते हैं कि आर्मी पर्सनल्स को, ऐसे हमारे ट्रूप्स को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए AFMS और IIT कानपुर के बीच में पार्टनरशिप हुई है। तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस हैज साइंड MOU with Indian Institute of Technology means IIT कानपुर for collaborating research and training। ये एग्रीमेंट किन दोनों लोगों ने साइन किया है? तो यहाँ पर आप डायरेक्टर जनरल देखेंगे आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, और एक्टिंग डायरेक्टर है IIT कानपुर के प्रोफेसर S गणेश। इनके बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। अभी दोनों क्या करेंगे? हेल्थ केयर सेक्टर में सोल्जर्स के हेल्थ केयर के लिए काम करेंगे, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। रिसर्च वर्क करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेंगे, जिससे जो सोल्जर्स है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सके। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप एक वैन देख रहे होंगे। इस वैन का नाम है मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील, और इसे तैयार किया है IIT मद्रास ने। ठीक है, बेसिकली हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है थर्ड, वो कहता है कि हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, क्योंकि राइट टू हेल्थ सभी का राइट है। क्लियर? ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कहता है। अब आपको अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी सबके पास पहुंचानी है, तो आपके पास उतने अच्छे मेडिकल डिवाइसेस होने चाहिए। और मेडिकल डिवाइसेस अच्छे होने चाहिए का क्या मतलब है? इनकी समय समय पर टेस्टिंग होना चाहिए कि ये जो मेडिकल डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर हैं कि नहीं, एक्यूरेट फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली डिसीज को डायग्नोसिस कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी मेडिकल डिवाइस ने गलत डायग्नोसिस कर लिया तो मामला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, इंडिया की पहली ये वैन आपको देखने को मिल रही है। सो इंडियाज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी, तो IIT मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू सी इफ इट इज एक्यूरेट, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन 3 की तरफ काम करती है। इससे क्या करेंगे? हमारे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको मेंटेन किया जाएगा, क्वालिटी अश्योर की जाएगी। ठीक है, जिससे हम अपनी हेल्थ केयर डिलीवरी को और भी ज्यादा अच्छा कर सकें, और इंश्योर किया जाएगा कि हमारे जो डिवाइसेस हैं ये डिसीज का डायग्नोसिस एक्यूरेटली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं एक केस के बारे में, जो कि 2023 का केस है। ठीक है, यहाँ पर एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और वो केस है सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सजेशन लेने के लिए एक 6 मेंबर की कमेटी बना दी है। और उस मेंबर की कमेटी जो बनाई गई है ना, उस 6 मेंबर की कमेटी के जो हेड है वो राजीव गौबा है। ठीक है, तो ये न्यूज तो आपको क्लियर हो गई कि आखिरकार न्यूज क्या है। तो राजीव गौबा टू हेड सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन LGBTQ+ कम्युनिटी। तो अभी मामला समझते हैं, हुआ क्या? आपके देश में एक
एक्ट चलता है विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट आपको राइट्स देता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, अलग धर्म के साथ, अलग धर्म के लोगों के साथ शादी कर सकते हैं, और जिसको हमने मान्यता दी है, गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है। बट यहाँ इस पर्टिकुलर मैरिज एक्ट 1954 में सेम सेक्स मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी के अगेंस्ट यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट से लेके कोई भी मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आके अपना वर्डिक्ट देती है, सजेशन देती है। तो ये पूरा मामला आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, दिस वाज अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच प्रोवाइड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके सामने, कानून के सामने सभी लोग समान है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी पे बेस्ड है, और ये मामला है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं की है। इसलिए यहाँ पे LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब दो और पर्सन है जिनके बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल बैडमिंटन एट 29। केवल 29 साल की उम्र में इन्होंने बैडमिंटन से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है, और ये पहले वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं। अगली जो पर्सन है उनका नाम है तक्षबी भागनी, सेट द न्यू रिकॉर्ड फॉर द लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर। आप देख सकते हैं, ये केवल 25 मीटर ही डिस्टेंस है, उसके नीचे से ये स्केटिंग करते हुए निकल रही हैं, राइट। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नाम क्या है? तक्षबी बघनी, बाघनी। ठीक। नेक्स्ट है एप्पल एंड क्लीन मैक्स। तो रिसेंटली एप्पल ने पार्टनरशिप की है क्लीन मैक्स के साथ। क्या पार्टनरशिप है? कि इन्होंने 6 इंडस्ट्रियल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है इन इंडिया, और इन 6 साइट्स के रूफटॉप पर सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ठीक है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 14.4 मेगावाट्स की आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली इनका टारगेट है कि जितने भी ये प्रोडक्शन करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कार्बन न्यूट्रल करना है 2030 तक। इसलिए यहाँ पे 6 ऐसे इंडस्ट्रियल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। एप्पल और क्लीन मैक्स इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। इसके पहले एप्पल ने ऑलरेडी अचीव कर चुका है 2018 में एक टारगेट। वो क्या था? एप्पल फर्स्ट अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इट्स ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑपरेशन इन 2018। डन। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA। इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024। और इसमें बताया गया कि 77 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो गई है। 77 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो गई, और इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, एंड सेकेंड नंबर पे आपको चाइना मिलेगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.44 बिलियन, कितनी है? 1.44 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन 1.425 बिलियन आपको देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी। ऐसा इस रिपोर्ट में हमें बताया गया। अभी जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो इस रिपोर्ट का पूरा अपना एक नाम भी होगा, आपको नाम बस सुन लीजिए। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की है? तो आंसर करना, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिलीज की है। पूरा नाम है इसका इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटी इन द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ठीक, चलिए भूल जाइए जो भी मैंने 2 मिनट के अंदर बोला। ओके, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस रिपोर्ट का मैं टाइटल बता रही हूँ। आप बस स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसने रिलीज की है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब इन्होंने एज डेमोग्राफी भी बताई कि किस एज ग्रुप के कितने परसेंटेज लोग भारत में रहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि 10 से लेकर 19 ईयर के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका पॉपुलेशन 17% है। फिर कहा कि 10 से लेकर जो 24 एज ग्रुप के लोग हैं उनका पॉपुलेशन 26% है। और यहाँ पर फिर बोला कि आपका जो 15 से लेकर 64 ईयर के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका टोटल पॉपुलेशन 68% इंडिया में रहता है। फिर इन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एवरेज कोई भी इंसान कितना जीवन जीता है, तो मेंस के बारे में बताया 71 ईयर्स, और वीमेंस के लिए कहा 74 ईयर्स। इन्होंने कहा कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज भी ड्रॉप हुई है। 2006 से 2023 के बीच में जो चाइल्ड मैरिज है वो 23% ड्रॉप हुई है, चाइल्ड मैरिज में कमी आई है, ये बात कही। इसके अलावा इन्होंने एक और बेहतर बात ये कही कि हमारी कंट्री का जो मैटरनल डेथ है, मतलब जो मातृ मृत्यु दर, डिलीवरी के समय जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो भी डिक्लाइन हो गई है 8%। इसका एक रीजन ये बताया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है और मेडिकल फैसिलिटी भी इंडिया में इन्हांस हुई है। तो ये बातें, ये हाइलाइट्स थे इस रिपोर्ट के, आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य तिलक प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली रामनवमी का त्यौहार था और रामनवमी के त्यौहार में आपने देखा होगा कि जो अयोध्या राम मंदिर तैयार किया गया है, वहां पे भगवान राम की जो मूर्ति है, उनका जो तिलक है, जो कि लगभग 58 mm का तिलक आपको देखने को मिलेगा, इसने लाइट को ग्लो किया। मतलब यहाँ पे सनलाइट पड़ी और उसके बाद इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया गया। क्लियर है? ये बेसिकली एक यूनिक, आप कह सकते हैं यूनिक फ्यूजन है टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन का। और हर साल रामनवमी के, मतलब इस तरीके से सेटिंग की गई है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर के समय राम लल्ला की जो मूर्ति है उनके तिलक पे ये सूरज की रोशनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। अभी जो प्रोजेक्ट है इसको रेडी किसने किया है, क्वेश्चन ये है। तो सूर्य तिलक प्रोजेक्ट को रेडी किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, जो कि काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को रेडी किया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रामनवमी की जो डेट होती है ना, वो सेम नहीं होती। रामनवमी की डेट हर साल आपको चेंज होते रहेगी और 19 साल बाद, ऐसा रिसर्चर्स ने कहा है कि 19 ईयर के बाद वापस से डेट या कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हम जो रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं वो हम अपने लूनर बेस्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो हिंदू का लूनर बेस्ड कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हम जो हर हर साल जो फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर, वो कौन सा है, हम ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि सोलर कैलेंडर है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अंतर तो होगा। ठीक है, तो क्या अंतर होगा, आप देखेंगे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो अर्थ के रिवोल्यूशन पे बेस्ड है कि अर्थ कितने समय में सूरज का चक्कर लगाती है, मतलब 365 डेज पे ये बेस्ड है। वैसे ही जो हिंदू कैलेंडर है, जिसको हम लूनर कैलेंडर भी कहते हैं, इसमें मून रिवोल्यूशन के बारे में बात किया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और इसको हम 354 डेज से कैलकुलेट करते हैं। तो ये डेट ना फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो पेरिस्कोप होता है ना, अपना पेरिस्कोप वाली टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। आपका 3 स्टोरी बिल्डिंग है और 3 स्टोरी बिल्डिंग से किस तरीके से गर्भगृह तक सूरज की रोशनी लाई गई है, ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, जो कि पेरिस्कोप के समान आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 4 मिरर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ लेंसेज आपको देखने को मिलेंगे और इनको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा एवरी ईयर। ये इसका एक चैलेंज है। और अगर रेनफॉल की कंडीशन है, क्लाउड्स है, तो उस समय सूरज की रोशनी गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस पे आने वाले समय में काम किया जाएगा बाय द रिसर्चर्स। अब यहाँ पे IIA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात हुई है, जिसका फॉर्मेशन 1786 में मद्रास में हुआ था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसको कोडई कैनाल शिफ्ट कर दिया 1899 में, और फिर इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया 1971 में। आज के समय में इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा फंडेड है। बेसिकली एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च वर्क करती है। इनकी कई सारी लेबोरेटरीज भी आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि कोडई कैनाल में, इसके अलावा कबलूर में। नेक्स्ट है गौरी बिदनूर और हैनले। हैनले आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी है, तो ये इनकी ऑब्जर्वेटरी आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएगी। लास्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट रुगन। और माउंट रुगन वॉल्केनो में 4 टाइम कंटिन्यूसली इरप्शन हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन हुआ या विस्फोट हुआ, जिसके कारण 11,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा और सुनामी अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया। तो आपको याद रखना है ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है और कहाँ पर है, इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। डन। चलिए अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन FY24 एज पर द कॉमर्स डिपार्टमेंट। 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कितना हुआ है। तो आंसर कितना हो जाएगा, $29.12 बिलियन का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 23.6% ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट है अंकटाट की रिपोर्ट, हमने रिसेंटली डिस्कस की थी। अंकटाट का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट की है FY24 के लिए। कितनी है भाई साहब ये, तो आंसर है 6.5%। ठीक है, अंकटाट के अकॉर्डिंगली। वैसे ही आप एक चार्ट बना लीजिएगा, ADB की भी लिख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF की लिख लीजिए, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की लिख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आते हैं एग्जाम में। अंकटाट तो मैंने बता ही दी है अभी अभी आपको। इसके अलावा RBI की लिख लीजिए और NSO की लिख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको नहीं भूलना है।
ठीक है, तो आज ही ये पहली फुर्सत में ये काम करना, इन सब की जीडीपी क्या फोरकास्ट की है FY24 के लिए और FY25 के लिए लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में बनेगा एक क्वेश्चन यहाँ से। ओके, नेक्स्ट। अब पूछा जा रहा है वो कौन सी पहल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना पहला एडिशन आइडिएशन एक्स को लॉन्च किया है। इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यंग माइंड को अट्रैक्ट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिसेंटली की गई थी, नाम है नलिन नेगी और इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है किस फिनटेक फर्म का। तो आंसर हो जाएगा भारत पे, और भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म कुमार। Brahma Kumar has been appointed as India's next ambassador to which country in April 2024? तो ब्रह्म कुमार को किस कंट्री में भारतीय दूत बना के भेजा है। ये जो अपॉइंटमेंट होती है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है, और हमने इन्हें भेजा है जिम्बाब्वे में। कहाँ भेजा है? जिम्बाब्वे में। अब रिसेंटली कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जैसे कि सीताराम मीना को अपॉइंट किया गया था नाइजर में, अभय ठाकुर को म्यांमार भेजा गया था और सुमेंदु बागची को इराक भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अद्विता नायर has been named young global leader in the World Economic Forum class of 2024। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल यंग लीडर की लिस्ट में अद्विता नायर को शामिल किया है। पूछा जा रहा है किस कंपनी की सीईओ है, तो आंसर हो जाएगा ये नायका फैशन से रिलेटेड है, नायका ग्रुप से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया और मैंने आपको बताया था यूनेस्को की टोटल 42 साइट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। अब पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्राई कलर बर्फी या फिर तिरंगा बर्फी, जिसे रिसेंटली GI सर्टिफिकेशन दिया गया है और ये प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और उत्तर प्रदेश के पास अब 75 GI प्रोडक्ट हो गए हैं। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर से तिरंगा बर्फी बिलोंग करती है? आंसर हो जाएगा वाराणसी से, और वाराणसी के पास 34 प्रोडक्ट हैं जिनको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पेस, मतलब सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है और स्पेस जो है वो सोनार की डायरेक्शन में या सोनार टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। तो आंसर हो जाएगा केरला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सलास वाई गोमेज, ये रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये बेसिकली एक पैसिफिक ओशियन में रिज देखने को मिलेगी। ठीक है, ओशियन रिज है इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब रिज क्या होती है? तो जब समुद्र के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है और फिर लावा ठंडा हो जाता है, तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन अंडर वाटर हो जाता है उसे ही हम रिजेस कहते हैं। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसेंटली 160 मरीन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, इसलिए ये एरिया आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ होने वाला है? आबू धाबी में होने वाला है। आबू धाबी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। आज ही हमने डिस्कस किया है अबाउट द IIA, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात हो रही है। आई होप आप क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे होंगे, सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ी है और जो नहीं पढ़ा है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके वो सारे फ्रेंड जो SSC, रेलवे या फिर डिफेंस एग्जाम हो गया, NDA एग्जाम हो गया, CUET एग्जाम, स्टेट एंड UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी के लिए यूजफुल है। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विल बी अवॉर्डेड टू। तो ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है और ये थर्ड एडिशन है, आपको पता है। पहला पर्सन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। अब थर्ड पर्सन कौन बनने जा रहे हैं? सही आंसर आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और कल सुबह जुड़ना नहीं भूलेंगे वीकली करेंट अफेयर्स में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।